कहानी की शुरुआत होती है साल 1815 से। हम देखते हैं कि फ्रेंच के एक मर्चेंट शिप के अंदर शिप का कैप्टन बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाता है। उसकी हालत मरने वाली हो जाती है और कैप्टन की जान बचाने के लिए शिप का सेकंड मेट, एक बहादुर और ईमानदार नौजवान जिसका नाम एडमंड है, वो एक मुश्किल फैसला लेता है और अपने कुछ साथियों के साथ कैप्टन को लेकर एक छोटी बोट के जरिए एक आइलैंड पर उतरने का फैसला करता है ताकि वहां जाकर कैप्टन का इलाज करवाया जा सके। ये लोग एल्बा नाम के एक आइलैंड पर उतरते हैं। एल्बा वही जगह थी जहां फ्रांस के एक पुराने एम्पायर नेपोलियन को रखा गया था। यहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर्स का पहरा था ताकि नेपोलियन भाग न सके। जब एडमंड और उसका बचपन का दोस्त फ्रेंडेंट किनारे पर उतरते हैं तो ब्रिटिश गार्ड उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर नेपोलियन आ जाता है और उनकी जान बचा लेता है। ब्रिटिश इन लोगों को मारना इसलिए चाह रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये नेपोलियन के सिपाही होंगे, पर नेपोलियन ने बता दिया कि वो इन लोगों को नहीं जानता। यहाँ तक कि नेपोलियन तो अपने डॉक्टर को कैप्टन का इलाज करने की भी इजाजत दे देता है, लेकिन अफसोस कैप्टन की जान नहीं बच पाती। जब एडमंड वहाँ से निकलने वाला होता है तब नेपोलियन उसे अकेले में बात करता है। वो एडमंड को एक लेटर देता है और कहता है कि ये बस एक पर्सनल लेटर है जो उसे मर्सिलिस में रहने वाले एक पुराने दोस्त को देना है। वो एडमंड से वादा भी लेता है कि वो इस लेटर के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। एडमंड जो अपनी जुबान का पक्का था हाँ कर देता है और इस बारे में अपने दोस्त से भी कुछ नहीं कहता, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका दोस्त फ्रेंडेंट चुपके से ये सब कुछ देख रहा था। जब ये लोग वापस मर्सिलिस पहुंचते हैं तो डैंगलर शिप के मालिक को एडमंड की एक शिकायत मिलती है कि एडमंड ने बिना इजाजत के शिप को एल्बा नाम के एक आइलैंड पर रोका था। एडमंड से जब इस बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है कि उसे हर हाल में बस अपने कैप्टन की जान बचानी थी। शिप के मालिक को एडमंड की ये बहादुरी और वफादारी इतनी पसंद आती है कि वो उसकी इस हरकत के बदले उसी को अपनी शिप का नया कैप्टन बना देते हैं। ये सुनकर वो आदमी जो अब कुछ ही अरसे बाद कैप्टन बनने वाला था वो जल भुन जाता है। एडमंड की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो भाग कर ये बात अपने फियांसे को बताता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और बहुत ही जल्द शादी करना चाहते हैं। एडमंड बताता है कि अब हमें 1 साल और इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब मैं कैप्टन बन चुका हूँ और अब हम इसी साल शादी कर लेंगे। ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। इस जगह पर हम देखते हैं कि उन दोनों का बचपन का दोस्त फर्डिनेंड भी मौजूद था। फर्डिनेंड भी बचपन से एडमंड के फियांसे को चाहता था जिसका नाम मर्सिडीज था, लेकिन मर्सिडीज अमेंडेंट से ही प्यार करती थी और उसने फर्डिनेंड को कभी ऐसी नजर से देखा ही नहीं और इस वजह से फर्डिनेंड भी अमेंडेंट से काफी जेलस रहता था। और अब तो एडमंड के पास पैसा भी आ गया था तो ये देखते हुए फर्डिनेंड की जलन नफरत में बदल गई थी। फर्डिनेंड अब उस आदमी से मिलता है जो अगले कुछ अरसे में कैप्टन बनने वाला था। दोनों ही एडमंड से नफरत करते थे। ये दोनों बातों बातों में अपनी नफरत का इजहार भी कर देते हैं और फर्डिनेंड कहता है कि मेरा बस चले तो मैं एडमंड को मार दूं ताकि मैं मर्सिडीज को हासिल कर सकूं। दूसरा आदमी भी कहता है कि मेरा भी यही दिल करता है कि मैं एडमंड को मार दूं और कैप्टन की कुर्सी खुद हासिल कर लूं। और ये दोनों सोचते हैं कि ये दोनों मिलकर अपने अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं। तभी फर्डिनेंड को एक बात याद आती है कि उसने एडमंड को नेपोलियन से एक लेटर लेते हुए देखा था। बस यही वो मौका था जिसका उन्हें इंतजार था। उन्होंने सोचा कि इसी लेटर का इस्तेमाल करके वो एडमंड की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अगला दिन एडमंड की जिंदगी का सबसे खुशी का दिन होना चाहिए था क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर पुलिस आ जाती है और यहाँ पर एडमंड को गिरफ्तार कर लिया जाता है गद्दार होने के इल्जाम में। वो सबको बताता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती और उसे खींचकर चीफ मजिस्ट्रेट के पास लेकर आया जाता है। चीफ मजिस्ट्रेट उससे बातें करता है और उसे लगता है कि एडमंड एक सीधा साधा सेलर है जिसे पॉलिटिक्स की कोई समझ नहीं है। वो एडमंड से जितने भी सवाल करता है एडमंड उसे सच सच बता देता है और वो जो लेटर वहाँ नेपोलियन से लेकर आया था वो लेटर भी वो चीफ को दे देता है और यकीन दिलवाता है कि अभी तक उस लेटर को किसी ने नहीं पढ़ा था। लेटर मिलने के बाद चीफ मजिस्ट्रेट उसे कहता है कि तुम बेगुनाह हो और यहाँ से जा सकते हो, लेकिन जाते जाते मुझे ये तो बता दो कि नेपोलियन ने इस लेटर को देने को किसको कहा था। एडमंड उसका नाम भी बता देता है। ये नाम सुनते ही अचानक से चीफ मजिस्ट्रेट के होश उड़ जाते हैं क्योंकि जो नाम एडमंड ने बताया था वो किसी और का नहीं था बल्कि चीफ मजिस्ट्रेट के अपने डैड का था जो नेपोलियन को सपोर्ट करता था। अगर दुनिया को पता चल जाता कि मजिस्ट्रेट के डैड ही खुद दुश्मन है अपने मुल्क के तो चीफ मजिस्ट्रेट का अपना करियर और इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती। खुद को बचाने के लिए चीफ मजिस्ट्रेट उस लेटर को भी जला देता है
और क्योंकि ये सच्चाई सिर्फ एडमंड को पता थी, इसीलिए वो उसको ठिकाने लगाने का भी सोचता है। वो एडमंड से झूठ बोलता है कि उसने एडमंड को आजाद कर दिया है और कहता है कि तुम्हें मेरी वजह से बहुत मुश्किल हुई, तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा, तुम्हारी शादी लेट हो गई और अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इज्जत से तुम्हारी शादी पर पहुँचाऊँ, इसीलिए बाहर मेरी बग्गी तुम्हारा इंतजार कर रही है। एडमंड भी खुश हुआ और जाकर उसकी बग्गी में बैठ गया, लेकिन तभी अचानक से बग्गी को बाहर से लॉक कर दिया गया और यहाँ पर एडमंड को समझ आया कि उसके साथ धोखा हो चुका था। उस बग्गी को एडमंड के घर नहीं बल्कि एक पोर्ट पर ले जाया जाता है और वहां से एक शिप के जरिए एडमंड को एक खौफनाक जेल में ले जाया जाता है। इस समुंदर के दरमियान में बनी एक ऐसी जेल थी जहां से कोई वापस नहीं जा सकता था। समुंदर के दरमियान में बने हुए इस आइलैंड पर बनी इस जेल में से अगर कोई भाग भी जाता तो चारों तरफ पानी का लंबा रास्ता होने की वजह से वो कभी बचकर ना जा पाता, पानी में ही मर जाता। जेल का वार्डन भी एक बहुत ही जालिम इंसान था। वो एडमंड को बुरी तरह मारता है और उसे एक अंधेरी काली कोठरी में डाल देता है। एडमंड चीखता रहता है कि वो बेगुनाह है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। हर साल जब एडमंड की सजा का 1 साल पूरा होता है तब वार्डन आकर उसे 100 कोड़े मारता है। ये वार्डन का शौक था और ये वो तरीका था जिससे एडमंड को पता चलता था कि 1 साल का अरसा गुजर चुका है। सालों बीत गए, एडमंड की उम्मीदें टूटने लगी। उसने अब गॉड पर बिलीव करना भी छोड़ दिया था, यहाँ तक कि एक दिन उसने सुसाइड करने का भी फैसला किया। लेकिन ठीक उसी वक्त जब वो हार मान रहा था तभी उसे जमीन के नीचे से कुछ खुरचने की आवाज आई। अचानक उसके सर की जमीन फटने लगी और वहाँ से एक आदमी बाहर निकला। वो एक और कैदी था, बहुत ही ज्यादा बूढ़ा। इस आदमी का नाम एब फारिया था। फारिया पिछले 5 साल से एक सुरंग खोद रहा था भागने के लिए, लेकिन गलती से उसने गलत डायरेक्शन में एक सुरंग खोदी थी जिसकी वजह से वो एडमंड के सेल में निकला था। लेकिन ये गलती उन दोनों के लिए ही अच्छी साबित होती है क्योंकि एडमंड को सालों बाद यहाँ पर एक दोस्त मिल जाता है और फारिया को अपने साथ एक साथी। फारिया एक बहुत ही अच्छा तलवारबाज भी था और साथ ही साथ उसे दुनिया और पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ पता था। वो ये सब कुछ एडमंड को सिखा देता है। इन लोगों ने साथ मिलकर यहाँ से बाहर निकलने के लिए सुरंग भी खोदी। एडमंड अब ज्यादातर फारिया के ही सेल में रहा करता था। उस सुरंग के जरिए जाकर वो सिर्फ 2 मरतबा ही अपने सेल में वापस आता था, जब जेलर का खाना देने का टाइम होता था या वेस्ट लेने का टाइम होता था। ज्यादा टाइम ये लोग सुरंग खोदते थे और सुरंग से निकलने वाली मिट्टी वो अपनी वेस्ट बकेट्स में डाल दिया करते थे ताकि किसी को भी शक न हो। और जिस टाइम पर ये सुरंग खोद खोद कर थक जाते थे उस टाइम पर एडमंड को वो मैथ, साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी ये सारी चीजें सिखाता था। उसने कुछ ही दिन में एडमंड को बहुत अच्छे से पढ़ना लिखना सिखा दिया था और तलवारबाजी तो ऐसी सिखाई थी कि एडमंड एक अच्छा वॉरियर भी बन गया था। तकरीबन 1 साल बाद एक सादा सा एडमंड अब एक जीनियस और वॉरियर बन चुका था। बातों बातों में उन्होंने एनालाइज किया कि एडमंड जेल में क्यों है। फारिया की मदद से एडमंड को समझ आ गया कि उसके साथ किसने धोखा किया। उसे समझ आ गया कि उस चीफ मजिस्ट्रेट को उसकी नौकरी चाहिए थी, फर्नांड को उसकी फियांसी चाहिए थी और उनके साथी को अपना करियर बचाना था। और इन तीनों ने ही मिलकर साजिश की और बेचारे बेकसूर एडमंड को फंसा दिया। आज पहली बार था कि एडमंड के दिल में एक नई फीलिंग आई थी। बदले की आग जाग उठी थी उसके अंदर। उसने भी ठान लिया था कि अब वो भी इस जेल से भाग कर रहेगा। एक दिन जब ये लोग सुरंग खोद ही रहे होते हैं और आखिरी किनारे तक पहुंच जाते हैं तो एकदम से ऊपर की जमीन टूटकर सारे के सारे पत्थर उस बूढ़े फारिया के ऊपर गिर जाते हैं और वो उसके नीचे दब जाता है। फारिया मरने वाला होता है तब अपनी आखिरी सांसों में वो एडमंड को एक खजाने का नक्शा दे जाता है। उसने बताया था कि मोंटे क्रिस्टो नाम के एक आइलैंड पर स्वारा फैमिली का एक बहुत ही बड़ा खजाना छुपा हुआ है। उसने एडमंड से वादा लिया कि वो इस दौलत का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करेगा, ना कि बुरे कामों के लिए। एडमंड जो पहले से ही अच्छा था वो उसकी ये शर्त भी मान जाता है। अब फारिया के मरने का पता जैसे ही गार्ड्स को चलता है तो वो उसकी बॉडी को एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं और उसे जंजीरों से बांध देते हैं। और जिस टाइम ये गार्ड्स वार्डन को बुलाने के लिए जाते हैं, अमेंडेंट अपना दिमाग चलाता है और यहाँ से भागने की एक तरकीब सोचता है। वो फारिया की मरी हुई बॉडी को उस बॉक्स के अंदर से बाहर निकाल कर अपने सेल में रखाता है और उस बॉक्स में जाकर खुद लेट जाता है। जब गार्ड्स वापस आए तो उन्हें कुछ शक नहीं हुआ। एडमंड को लगा था कि वो लोग उसे मिट्टी में दफनाएंगे जहाँ से वो कूद कर निकल आएगा, लेकिन बाद में उसे पता चला कि इस जेल के कैदियों को जमीन में नहीं दबाया जाता बल्कि समुंदर में फेंक दिया जाता है। उन्होंने उसके साथ एक भारी पत्थर बांधा और उसे ऊंचाई से समुंदर में फेंक दिया। एडमंड जाकर ठंडे पानी में गिरा। उसने जल्दी से अपने चाकू से बैक को काटा और पत्थर से खुद को अलग किया। जल्दी से अपने आप को बचाते हुए
वो अब तैरकर समुंदर के ऊपर आ गया और वक्त रहते ही उसने सांस ले लिया और ऐसे उसकी जान बच गई। वार्डन जो ऊपर से ये सब कुछ देख रहा था, वो अब दोबारा एडमंड को पकड़ना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो कुछ भी कर पाता या गार्ड्स को बुला पाता, एडमंड ने खुद ही वार्डन को पानी के अंदर खींचकर डुबाकर मार दिया। ये उसका पहला बदला था उस इंसान से जिसने उसे 13 साल तक उस जेल में तड़पाया था। तैरते हुए एडमंड एक किनारे पर पहुंचता है। वहाँ उसे कुछ स्मगलर्स, कुछ लुटेरे मिलते हैं जिनका लीडर अपने ही एक साथी को गद्दारी के इल्जाम में मारने वाला था, लेकिन वो लीडर अच्छा था, अपने साथी को मारने का उसका दिल भी नहीं कर रहा था। वो कश्मकश में था कि वो अपने साथी को मारे या ना मारे। एडमंड को देखकर वो उससे कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें इस आदमी से लड़ना होगा। यहाँ पर जो जीता वही जिंदा रहेगा। एडमंड और उस लड़के के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है। एडमंड जो फारिया से बहुत अच्छी तलवारबाजी सीख कर आया था, जल्द ही वो उस दूसरे आदमी को हरा देता है, लेकिन उसे मारता नहीं, बल्कि वो उसके लीडर से कहता है कि तुम मेरे साथ साथ इसे भी अपने ही ग्रुप का हिस्सा रखो, क्योंकि इसकी तलवार चलाने की महारत से मुझे इस चीज का अंदाजा हुआ है कि ये तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है। इस तरह एडमंड उसकी भी जान बचा लेता है और अपनी भी। अब क्योंकि एडमंड ने जैकोबो की जान बचाई थी, इसीलिए जैकोबो ने कसम खाई कि वो जिंदगी भर अब एडमंड का वफादार बनकर रहेगा। कुछ वक्त स्मगलर्स के साथ रहने और काम करने के बाद एडमंड इस ग्रुप को छोड़कर जैकोबो के साथ मोंटे क्रिस्टो नाम के आइलैंड पर गया। वहाँ उन्हें फारिया के बताए नक्शे के मुताबिक एक खुफिया गार के अंदर पानी के नीचे वही खजाना मिल गया जिसकी इन्हें तलाश थी। यहाँ पर इतनी चीजें थी कि इनकी सोच से भी ज्यादा बड़े बड़े सोने के ताबूत थे जिसके अंदर बस सोना और हीरे ही थे। इस खजाने के मिलने के बाद एडमंड अब दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। ये खजाना इतना था कि एक बार में शिप में ले जाना पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन इस एक ताबूत से भी वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। वो अब अपना सारा खजाना लेकर अपने शहर वापस आ जाता है, और क्योंकि अब वो 13 साल बाद वापस आया है तो कोई उसे पहचान नहीं पा रहा। यहाँ पर आकर उसे ये भी बात पता चलती है कि उसके बारे में मशहूर है कि उसे फांसी दे दी गई थी, और उसके गद्दार होने के और फांसी लगने के दुख में उसके डैड ने भी सुसाइड कर ली थी। उसके मरने की खबर के बाद मर्सिडीज जो कि उसकी फियांसी थी, उसने उसी के दोस्त फर्नांड से शादी कर ली थी। और इस तरह अब एडमंड किसी को भी याद नहीं था, सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके थे। और वो चीफ मजिस्ट्रेट जिसने एडमंड को फंसाया था, एक गद्दार को पकड़ने के इनाम में उसे भी प्रमोशन मिल गई थी और वो भी पेरिस शिफ्ट हो गया था। इन सारी चीजों को जानने के बाद एडमंड बहुत ही सोच समझकर अपनी वापसी का एक प्लान बनाता है। अपनी दौलत का इस्तेमाल कर वो अपने आप को पूरी तरह से बदल लेता है और यहाँ पर अपना नाम भी बदलकर द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो रख लेता है। वो पेरिस में एक सबसे शानदार महल खरीदता है और सबसे शानदार गाड़ियां भी, और शानदार पार्टीज भी रखता है, ताकि वो अमीर लोगों को इम्प्रेस कर सके और जल्द ही अमीर लोगों का हिस्सा बन जाए। वो इतना बदल गया था कि अब पुराने लोग तो उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे। उसके पास नॉलेज भी पहले से बहुत ज्यादा था, इसीलिए बड़ी बड़ी पॉलिटिकल मीटिंग्स में भी वो हुआ करता था। हालांकि उसे इस सब में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। उसका प्लान बहुत सिंपल था। उसने अपने 3 दुश्मनों को ठिकाने लगाना था, जिसमें से एक उसका अपना दोस्त फर्नांड, एक वो चीफ मजिस्ट्रेट और तीसरा वो असिस्टेंट कैप्टन था जिसकी प्रमोशन अमेंडन की वजह से नहीं हुई थी। इन तीनों को बर्बाद करने के लिए वो इन तीनों की कमजोरियों का पता चलाता है। सबसे पहले उसने उस असिस्टेंट कैप्टन को ही अपना निशाना बनाया। वो अब एक बैंकर बन चुका था, लेकिन अभी भी वो लालची था। यहाँ काउंट ने उसे गलत इन्फॉर्मेशन दी जिससे उसका बड़ा नुकसान हुआ और वो आहिस्ता आहिस्ता कंगाल होने लगा। फिर बारी आई उस चीफ मजिस्ट्रेट की जो अब चीफ प्रोसिक्यूटर बन चुका था। काउंट ने उससे दोस्ती की और उसके घर आने जाने लगा। एक दिन बातों बातों में उसने उस आदमी को फंसा लिया और उससे ये कन्फेस करवा लिया कि उसने ही अपने बाप को बचाने के लिए एक बेगुनाह आदमी को जेल भिजवाया था, जिसके बाद उसके बाप की गद्दारी के इल्जाम में वो खुद ना फंस जाए, इसीलिए उसने अपने बाप को भी मरवा दिया था, वो भी फर्नांड के जरिए जो कि अमेंडेंट का दोस्त ही था। ये बातें सुनकर चीफ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आती कि मोंटी को ये बात कैसे पता थी। वो उसे कहता है तुम्हें तो ये सारी बातें पता हैं, लेकिन तुम इन बातों को ना कभी साबित कर पाओगे और ना ही कभी मुझे और फ्रेंडेंट को फंसा पाओगे। एडमंड कहता है फ्रेंडेंट का तो पता नहीं, लेकिन तुम जरूर फंस चुके हो। उसने ये सब बहुत सोच समझ कर किया था। पुलिस पहले से ही बाहर खड़ी थी जो ये सब सुन चुकी थी और अब चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब चीफ का वही हाल होने वाला था जो उसने अमेंडेंट का करवाया था। अब आखिर में बारी थी फर्नांड की। फर्नांड भी अब एक अमीर आदमी बन चुका था। उसकी शादी मर्सिडीज से भी हो चुकी थी
जिन दोनों का एक बेटा भी था, एल्बर्ट। मोंटी काउंट यानी हमारा हीरो अमेंडेंट एल्बर्ट को किडनैप करवा लेता है और फिर खुद ही उसे बचाने का नाटक करता है ताकि वो फर्डिनेंड की फैमिली के करीब जा सके। उस दिन एल्बर्ट की बर्थडे पार्टी भी थी जिसमें अब अमेंडेंट एक मेन कैरेक्टर बन गया था। वो यहाँ पर एक स्पीच भी देता है। किसी को तो शक भी नहीं होता कि ये बंदा अमेंडेंट हो सकता है, लेकिन मर्सिडीज उसे बहुत गौर से देख रही थी। उसने देखा कि अमेंडेंट अपने बालों से खेल रहा है। ये वही खास तरीका था जिससे अमेंडेंट अपने बालों को हाथ लगाया करता था। ये देखकर उसे शौक लगा था। उसे एहसास हो गया कि मोंटी काउंट कोई और नहीं बल्कि अमेंडेंट ही है। वो उससे बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन अमेंडेंट बहुत ही अजीब बर्ताव करता है क्योंकि उसे लगता है कि मर्सिडीज ने भी उसे धोखा दिया था। वो इनकार कर देता है कि नहीं, मैं अमेंडेंट नहीं हूँ। ऐसी बातें कर वो मर्सिडीज को गुस्सा दिलाकर यहाँ से भेज देता है और उसके बाद वो फर्डिनेंड के काम पर हमला करता है। वो जानता था कि फर्डिनेंड आज भी एक लालची इंसान है। अमेंडेंट अब अपने खजाने का एक हिस्सा उस आइलैंड से पेरिस मंगवाता है और उसकी खबर जानबूझ के फर्डिनेंड को दे देता है। फर्डिनेंड फौरन उस दौलत को चुराने का फैसला करता है और जैसे ही वो चुराने जाता है तो अमेंडेंट उसी को फंसा देता है। चोरी के इल्जाम में फर्डिनेंड फंस चुका था। अब चीफ की गवाही दिलवाकर वो फर्डिनेंड को चीफ के डैड के मर्डर के भी इल्जाम में फंसा देता है। फर्डिनेंड को फांसी की सजा सुनाती जाती है और फर्डिनेंड अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे शहर भाग जाता है, अपनी फैमिली को यहीं छोड़कर। इसी दौरान मर्सिडीज अमेंडेंट के घर आती है और इस टाइम वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, मैं जानती हूँ तुम कौन हो, तुम अमेंडेंट ही हो। वो यहाँ पर अमेंडेंट को समझाने की कोशिश करती है कि उसने अमेंडेंट के मरने की खबर सुनने के बाद फर्डिनेंड से शादी क्यों की। वो बताती है कि जब तुम्हारे मरने की खबर आई मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी और उस टाइम लोगों की बातों से बचने के लिए उस बच्चे को बाप का नाम देना जरूरी था और इसीलिए मजबूरी में मैंने उसी हफ्ते फर्डिनेंड से शादी कर ली। ये बात सुनकर अमेंडेंट भी शौक रह जाता है कि उसका इस दुनिया में एक बेटा भी था। एल्बर्ट फर्डिनेंड का नहीं बल्कि अमेंडेंट का बेटा था और उसे ये जानकर दुख होता है क्योंकि उसने अपने बदले की आंख भी कई मर्तबा अपने बेटे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। इधर सीन का ठोकर दिखाया जाता है कि फर्डिनेंड भी अब उसी सीक्रेट जगह पर पहुंचता है जहां से अमेंडेंट को खजाना मिला था। फर्डिनेंड को भी इस जगह के बारे में पहले से ही पता था और वो भी दौलतमंद इसी खजाने की वजह से हुआ था, लेकिन अब जब उसने यहाँ के संदूक खोले तो वो खाली थे। अमेंडेंट ने सब कुछ पहले से ही निकाल लिया था। इन संदूकों में बस एक शतरंज का मोहरा था और इस पीस को देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ। ये उसकी और अमेंडेंट की बचपन की निशानी थी और ये देखते हुए फर्डिनेंड सारी कहानी समझ गया कि द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो कोई और नहीं बल्कि अमेंडेंट ही है और यहाँ के खजाने की वजह से ही वो शहर का सबसे अमीर इंसान बना है। उसे ये भी समझ आ गई कि वो मरा नहीं था और आहिस्ता आहिस्ता करके उसे ये भी समझ आ गई कि अमेंडेंट ने ही उसे फंसाया था। इससे पहले कि अब वो जाकर अपने दोस्त से बदला ले पाता, अमेंडेंट खुद ही यहाँ पर आ जाता है। फर्डिनेंड जो इस टाइम गुस्से में था वो तलवार उठा लेता है क्योंकि वो ये बात नहीं जानता कि अमेंडेंट ने भी अब अच्छी तलवारबाजी सीख ली है। इन दोनों के दरमियान में अच्छी खासी लड़ाई होती है और इस दौरान यहाँ पर एल्बर्ट भी आ जाता है। वो क्योंकि फर्डिनेंड को अपना बात समझता था तो उसे बचाना चाहता था, इसीलिए वो भी अमेंडेंट के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है और ठीक वक्त पर यहाँ पर मर्सिडीज भी आ जाती है जो एल्बर्ट से कहती है, एल्बर्ट रुक जाओ, तुम जिसे मार रहे हो वो कोई और नहीं तुम्हारा बाप है। हाँ, तुम्हारा बाप फर्डिनेंड नहीं बल्कि अमेंडेंट तुम्हारा बाप है। ये बात सुनकर एल्बर्ट और फर्डिनेंड दोनों ही टूट जाते हैं। ये वो टाइम था जब फर्डिनेंड को एहसास होता है कि उसने सिर्फ अपनी दौलत और इज्जत ही नहीं बल्कि अब अपना सब कुछ खो दिया था। उसके हाथ से उसके पैसे चले गए थे, उसकी वाइफ चली गई थी और वो बेटा जिसे उसने बहुत प्यार से पाला था वो भी उसका नहीं था। जो चीजें उसने किसी वक्त में अमेंडेंट से छीनी थी वो सब कुछ दोबारा अमेंडेंट की झोली में जा गिरा था। उससे और नफरत में वो बंदूक निकाल देता है अमेंडेंट को मारने के लिए, लेकिन ठीक वक्त पर अमेंडेंट को बचाने के लिए मर्सिडीज उसके सामने आ जाती है और गोली मर्सिडीज के कंधे पर लग जाती है। उसकी बंदूक में एक ही गोली थी, दूसरी गोली वो अमेंडेंट पर चला नहीं पाता, लेकिन यहाँ अमेंडेंट मर्सिडीज को मरता हुआ देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी तलवार निकालकर एक ही वार में अब फर्डिनेंड का किस्सा ही खत्म कर देता है। जिसके बाद कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि मर्सिडीज की जान बच गई थी। आखिरकार अमेंडेंट ने अपने दुश्मनों को भी हरा दिया था और अब उसे अपनी लाइफ में इंसाफ मिल चुका था।
उसे यहाँ पर फारिया की बात याद आती है कि जो गॉड पर बिलीफ रखते हैं गॉड उन्हें इंसाफ जरूर दिलाता है, और उसे भी इंसाफ मिल चुका था। उसके पास इस टाइम जो सारी दौलत थी उसने उसको भी इंसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया था, क्योंकि उसने वादा किया था फारिया से ऐसा करने का। अब इस टाइम उसके पास अपनी फैमिली भी थी, पैसा भी था और अपना कारोबार भी। आखिरकार उसकी फैमिली को खुश दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।